तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। बिहार में लोकतंत्र अब और ज्यादा सुलभ और आधुनिक हो रहा है। मतदान से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार ई वोटिंग की सुविधा ला रहा है, जिससे दिव्यांगजन, बुजुर्ग और प्रवासी मतदाता घर बैठे ही सुरक्षित तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। और ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम के तौर पे देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ई वोटिंग की शुरुआत करके न सिर्फ मतदान प्रक्रिया को डिजिटल मोड पर ला दिया है, बल्कि ये पहल उन लाखों मतदाताओं के लिए राहत की खबर है जो अब तक शारीरिक बाधाओं का या फिर प्रवास के कारण वोटिंग से वंचित रह जाते थे और वोटिंग प्रतिशत भी काफी कम होता था, जिसकी वजह से अब ई वोटिंग के लिए आखिर कौन कौन सी ऐप लाई गई हैं और कौन कौन से मतदाता ई वोटिंग का लाभ उठा सकते हैं और क्या कुछ तकनीक आपके मोबाइल में होनी चाहिए, वो तमाम चीजें बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोकतंत्र का डिजिटल कदम। तो लोकतंत्र का ये डिजिटल कदम देखने को मिला है, जहां बिहार अब ई वोटिंग वाला पहला राज्य देश का बनने जा रहा है। जी हां, घर बैठे ही मोबाइल से मतदाता इस बार कर सकेंगे और ये एक तरह से कहें तो एक अच्छी पहल के तौर पे इसे देखा जा रहा है। 2025 के नगर पालिका आम और नगर पालिका उपचुनावों में ई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें आपको बता दें कि सीधे तौर पर 50,000 मतदाताओं को ये सुविधा दी जाएगी। और ये 50,000 मतदाता कौन कौन से होंगे, किस किस को ये सुविधा मिलेगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही बता दें कि 2 ऐप्स हैं जिनके जरिए ई वोटिंग इस बार की जाएगी। अभी तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो 10,000 से ज्यादा मतदाताओं ने पंजीकरण ई वोटिंग के लिए करा लिया है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सीधे तौर पर इसके जरिए ई वोटिंग के जरिए हमें मदद मिलेगी। साथ ही इस ऐप की अगर हम बात करें तो लाइवनेस डिटेक्शन और फेस मैच इसकी खासियत है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की संभावनाएं ना के बराबर है। साथ ही लाइव फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन भी इसमें शामिल है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आखिर वो कौन कौन सी 2 एप्लीकेशन है जिनके जरिए ई वोटिंग की जाएगी, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहली है SEC बिहार। इसमें नगर पालिका उपनिर्वाचन 2025 के लिए इस ऐप को लाया गया है, जिसमें 3 जिलों के 6 नगर पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। और जो लोग इन क्षेत्र में आते हैं वो घर बैठे ही अपना मतदान कर सकते हैं। कौन कौन मतदान कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही नगर पालिका उपनिर्वाचन 2025 के लिए 5 जिलों की 6 नगर पालिकाओं में ये लागू होगा। तो ये 2 एप्लीकेशन इस वक्त लाई गई हैं। इसके साथ ही आखिर किस किस मतदाता को सुविधा मिलेगी इस ई वोटिंग की, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक जो कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ये सुविधा होगी, वो घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। शारीरिक रूप से जो दिव्यांगजन है, जो पोलिंग बूथ पर जाने में असमर्थ हैं, किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा सकते पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए, उनके लिए ये सुविधा। असाध्य रोग से जो ग्रसित लोग हैं, जो अपने रोग की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकते, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, उनको सीधे तौर पर यह सुविधा मिलेगी कि वो अब घर बैठे ही मतदान कर सकती हैं, उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही जो प्रवासी मजदूर और प्रवासी मतदाता हैं, जो अपने घरों से दूर रहते हैं, चाहे किन्हीं भी कारणों से, चाहे मजदूरी की वजह से या किसी और वजह से, जो अपने घरों से दूर हैं, वो भी ई वोटिंग के जरिए अब मतदान कर पाएंगे इस बार। तो एक ये नई पहल इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप ई वोटिंग कर रहे हैं तो ई वोटिंग करने के लिए आपके फोन में ये तमाम जो तकनीकी जरूरतें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? एंड्रॉइड स्मार्टफोन OS वर्जन 5.0 लॉलीपॉप या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। न्यूनतम 2 GB रैम और 2 MP फ्रंट कैमरा आपका होना चाहिए, आपके फोन में मौजूद होना चाहिए। मोबाइल में 100 MB की फ्री स्टोरेज आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके मोबाइल फोन में एक्टिव सिम कार्ड और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी आप ई वोटिंग का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मोबाइल की बैटरी आपकी पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए और एक मोबाइल और एक नंबर से ज़्यादा आप 2 मतदाताओं का पंजीकरण कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा मतदाता है तो आपको अलग नंबर, अलग मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। तो ये तमाम वो तकनीकी हैं जो आपके मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए ई वोटिंग का लाभ उठाने के लिए। और ई वोटिंग का लाभ कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से मतदाता उठा सकते हैं, वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है इस बार, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 हेतु 23 जून है। 23 जून को ये अंतिम तिथि है। 23 जून से पहले आपको इसमें अपना पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही नगर पालिका उपनिर्वाचन 2025 के लिए 22 जून अंतिम तिथि है। 22 जून से पहले आप अपना पंजीकरण इसमें कर दें।
जिसके बाद में निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन होने के बाद में स्वीकृति मिलने के बाद ही वोटर्स जो है अपना वोट, अपना मत दान कर पाएंगे। तो ये तमाम वो चीजें हैं, तकनीकी पहलू हमने आपको बताया। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मधुरेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिहार सीधे तौर पर हम देखें तो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर ई वोटिंग की ये सुविधा मतदाताओं को मिलेगी। देखिए कृतिका, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पहला मौका होगा पूरे देश में जब ई वोटिंग की सुविधा किसी राज्य में शुरू की जा रही है। तकनीकी रूप से ये दिखाता है कि जो निर्वाचन विभाग है या आयोग है, ये अपने आप को कितना एनहेंस कर रहा है। एक तरफ ईवीएम की सुविधा हमारे पास में है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग जो मतदान केंद्र हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं। या तो वो अपने शहर में नहीं है इसलिए वो वोट नहीं कर पा रहे हैं, या तो व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, बीमार है या दिव्यांग है, वो जो लोकतंत्र का महापर्व होता है उसमें शामिल होने से वंचित रह जाता है। ऐसी सारी संभावनाओं को क्योर करने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही ई वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। और इसका जो पहला फेज है, इसका जो टेस्टिमोनियल बोल सकते हैं, ये आम जो उपचुनाव है और जो नगर पालिका का चुनाव है इसमें किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है और इसमें अगर कोई ड्रॉबैक्स निकल करके नहीं आता है तो जो अभी तक जानकारी है इसको और थोड़ा बड़े पैमाने पर लार्ज रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जो इस ऐप और इस माध्यम से वोटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक बिहार में औसत रूप से अगर देखा जाए तो 55 से 56% के आसपास एवरेज वोटिंग होती है, चाहे आप किसी भी मतदान की बात कर लें। अगर ये ई वोटिंग की सुविधा हम बड़े पैमाने पे लागू कर पाते हैं तो जो वोटिंग परसेंट है हम उसको काफी इनहेंस कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो जुड़ सकेंगे, अपने घर बैठे मतदान कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी चुनाव आयोग और चुनाव जो निर्वाचन विभाग, राज्य निर्वाचन विभाग है उसकी होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये सुविधा वरिष्ठ नागरिक जो अक्सर वोट देने से वंचित रह जाते थे, गर्भवती महिलाएं हैं या वो दिव्यांगजन हैं जो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाते थे, और खास तौर पर जो लोग बाहर रह करके, अपने क्षेत्र से बाहर रहकर किसी काम की वजह से या किन्हीं भी कारणों की वजह से बाहर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जरूर दूर हो जाते थे, वंचित रहते थे मतदान करने से। अब वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी क्योंकि अब वो व्यक्ति जहां भी होगा वहां से अपने क्षेत्र में, अगर उसके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो वो इसका लाभ उठा सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे बिहार के बड़े सारे लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं या फिर अपना रोजगार करते हैं। तो एक बार होता है जब चुनाव का वक्त है, जब मतदान की तिथि है, तो वो आने में असमर्थ होते हैं या उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, कई सारे हर्डल्स होते हैं जिनके कारण वो मतदान नहीं कर पाते हैं। अब ये सुविधा शुरू हो जाने से ये होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बिहार का और वो बॉम्बे में कोई काम कर रहा है, उसका वहां पे रोजगार है, अलग से अतिरिक्त समय निकालना नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है। मतदान की जो तिथि है उस दिन उसको अपना मोबाइल फोन लेकर के बैठना है, उसकी फेस आईडी डिटेक्ट की जाएगी और जो तमाम ओटीपीज वगैरह आने हैं वो आएंगे और वो अपना मतदान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुविधा है ये बहुत बेहतरीन है और जैसे जैसे लोग इसको ग्रैब करते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों का इसमें विश्वास बढ़ता जाएगा, तो मतदान प्रतिशत, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से बढ़ेगा और लोगों को भी सुविधा बड़े स्तर पर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये सफल रहता है तो आगे कहीं ना कहीं और भी तमाम राज्यों में जब चुनाव होंगे तो इसका इस्तेमाल आगे भी किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।